Marg. जय हिंद मित्रों, कश्मीर जो भारत के शीर्ष का मुकुट है, वो कश्मीर जहाँ पे शंकर के द्वारा कभी तांडव किया गया था, वो कश्मीर जहाँ पे शारदा के द्वारा मंत्रों की रचना की गई थी, और वो कश्मीर जहाँ पे शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत की रचना की गई थी। और इतना ही नहीं, ये कश्मीर हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है, जहाँ पे कभी कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसी कश्मीर में राजतरंगिणी की रचना कल्हण के द्वारा की गई थी। इसी कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में 26 निहत्थे पर्यटकों को गोलियों से भून दिया जाता है। ये पर्यटक भारत के विभिन्न कोनों से, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, और यहाँ तक कि कुछ पर्यटक देश के बाहर नेपाल से भी आए हुए थे। इन पर्यटकों में कुछ की शादी 6 दिन पहले, किसी की शादी 15 दिन पहले, कोई छुट्टी मनाने गया था, कोई सुकून के 2 पल मनाने गया था। सब कुछ समान चल रहा था, लेकिन तभी दिन के करीब 2:30 बजे 4 से 5 की संख्या में हथियारबंद आतंकवादी बैसरन घाटी पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर ये आतंकवादी पुरुष पर्यटकों से उनका धर्म पूछते हैं, और जब इन्हें पता चलता है कि ये पुरुष पर्यटक गैर मुस्लिम धर्म से हैं, उसी समय उन्हें गोली मार दी जाती है। और जब इन पर्यटकों की पत्नियां इन आतंकवादियों से कहती हैं कि मेरे पति को तो मार ही दिए हो, तो फिर मुझे भी मार दो, तो ये आतंकवादी इन औरतों से कहता है कि जाओ मोदी को बता देना। पूरे देश के जहन में अभी भी है, जहां लेफ्टिनेंट नरवाल मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और उनकी पत्नी उनके बगल में बेसुध अवस्था में बैठी हुई है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश स्तब्ध है, आक्रोशित है, और अपनी सरकार से ये पूछ रहा है कि आखिर कब तक ये खूनी खेल आखिर कब तक चलता रहेगा। इस घटना के पीछे एक बार फिर पाकिस्तान है। कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान आर्मी का जनरल आसिफ मुनीर एक भड़काऊ बयान देता है, और उस बयान में वो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग विचारधारा वाला मुल्क बताता है। जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को प्रासंगिक बताता है। साथ ही वो बोलता है कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। मुनीर, जिस गले की बात तुम कर रहे हो, उस गले को भारत ने 48 में दबोचा था, 65 में दबोचा था, 71 में दबोचा था, 99 में दबोचा था। लेकिन हर बार भारत से गलती यही हुई कि उस गले को दबोचने के बाद उसे छोड़ दिया गया। अगर उस गले को उसी समय काट दिया गया होता तो कश्मीर की ये जो समस्या है शायद आज ना होती। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए और इस घटना से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रवि हैं, शिवम हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बैठकी। मैं हूं प्रवीण। रवि, शिवम, आपका बैठकी में स्वागत है। शिवम, मैं पहला जो प्रश्न है वो आपसे ही करना चाहूँगा और ये समझना चाहूँगा कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये इतना विभत्स घटनाक्रम और ये जो एक खूनी खेल खेला गया है, तो इसको समझने से पहले और आगे बढ़ने से पहले ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको संक्षेप में एक बार मैं दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि एक बार आप दर्शकों को संक्षेप में बताइए कि आखिर पूरा ये घटनाक्रम था क्या। सर, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो इस घटना में 22 अप्रैल को जो ये विभत्स घटना हुई है, इसमें जो लोग भी हताहत हुए हैं, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन समय में भगवान उनको शक्ति दे, हिम्मत दे इससे कोप अप करने के लिए। तो सर, ये जो घटना पूरी हुई है,
मुझे लगता है कि इस पे चर्चा करने से पहले हमें पहलगाम की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। पहलगाम जो है वो श्रीनगर के ईस्ट में लाई करता है। अगर भौगोलिक में देखूँ तो मिडिल हिमालयाज़ में वो बीच में उसके लाई करता है, मतलब उसके वेस्ट में श्रीनगर है और उधर पीर पंजाल के जंगल हैं। तो और पहलगाम एक बहुत ही फेमस, जम्मू कश्मीर का जो पूरा इकोनॉमी है वो टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और पहलगाम उसमें एक क्राउन ज्वेल की तरह है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। और वहाँ पे पर्यटकों की संख्या आए तौर पे ज़्यादा रहती है। इस साल ऐसा हुआ है कि गर्मी थोड़ा जल्दी आ गई है, तो अप्रैल में ही अच्छी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू उन्होंने किया हुआ था। 22 अप्रैल भी कुछ डिफरेंट नहीं था, नॉर्मल लोग वहाँ थे, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। करीब 2-2:30 बजे, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, 2-2:30 बजे के आसपास सब पर्यटक नॉर्मल थे। जैसे आपने बताया कई स्टेट से भी उसमें लोग पहुँचे हुए थे। 2 या 2:30 बजे के आसपास पीर पंजाल के जंगल से ही करीब 3, 4 या 5, अभी तक की जो न्यूज़ है, 5 टेररिस्ट का बताया जा रहा है, जिसमें से 2 लोकल थे, 3 जो थे वो पाक बेस्ड इन्फिल्ट्रेटर थे, वो टेररिस्ट थे। वो वहाँ पे आते हैं, मौजूद होते हैं, और भारी मात्रा में वहाँ पे लोग उस टाइम टूरिस्ट थे भी, आते हैं। वो करते क्या हैं कि ये कई मायने में इसलिए भी बहुत सीरियस एक घास्टली अटैक है कि वहाँ पे वो मेल को, जो पुरुष वहाँ पे थे, उनको चॉकआउट किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका रिलीजन क्या है। और जैसे ही उनको ये बताया जाता है टूरिस्टों के द्वारा कि भाई मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे दे वर शॉट डेड। और जो वेपन का यूज़ है AK-47 M4 कार्बाइन, तो आप समझ सकते हैं कि पॉइंट ब्लैंक पे मतलब कितना ही वो भयावह मंजर रहा होगा। आपने लेफ्टिनेंट नरवाल का जिक्र किया, लेफ्टिनेंट नरवाल की शादी 1 हफ्ते पहले ही हुई थी, और वो जो तस्वीर का आपने जिक्र किया, जो कि मतलब मुझे बताने में भी मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये पूरा वहाँ पे फिर अफरा तफरी का पूरा माहौल हो गया। और उसका जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है पहलगाम का कि या तो आप पैदल चल के वहाँ पहुँच सकते हैं, या तो लोकल वहाँ जो होते हैं वो पोनी का खच्चर का इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू आप उस पर बैठ के जा सकते हैं। तो जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं तब तक वहाँ पे आतंकवादियों ने अपना कत्लेआम मचाया है। और उसके बाद वो उनकी ये प्लानिंग ऐसी थी, जो अभी देख के लग रहा है, अभी तो NIA ने जांच इसको टेक ओवर कर लिया है, अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो ये है कि ये अटैक करने के पहले प्रॉपर उसकी रेकी की गई थी, क्योंकि टेररिस्ट को ये पता था कि ये पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, कि कितने देर में सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पे आगमन हो सकता है। उन्होंने इसको वहाँ पे कत्लेआम मचाया है, और उसके बाद वो पीर पंजाल के जंगलों में ही चले गए हैं, गायब हो गए हैं वो। उनका अभी सिक्योरिटी फोर्सेस हंट में है, और मैं डैम श्योर हूँ कि उनको आज नहीं कल तो न्यूट्रलाइज़ किया ही जाएगा। तो फिर उसका सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पहुँचते हैं, उसका जो मंजर था वो हमने आपने सबने सोशल मीडिया पे देखा हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक की हिस्ट्री में इस तरीके का टेररिस्ट अटैक कहीं भी किसी भी देश में देखा गया है। तो मतलब इस सिविलियन पे, टूरिस्ट पे, तो मुझे लग रहा है कि इसको जितना ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया जाए उतना कम है। शिवम, ये जो घटना हुई है पहलगाम की, ये कोई पहली घटना नहीं है कश्मीर में। इससे पहले भी पुलवामा हुआ था, उससे पहले उड़ी हुआ था, और हर बार इसके पीछे पाकिस्तान होता है। क्या लगता है पाकिस्तान को आखिर क्या मिलेगा इससे? क्या मकसद है उसका पाकिस्तान का इन सब घटनाओं को करवा कर? सर देखिए, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जब मैं अगर दूं तो मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1947 जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, उसमें आज़ादी भी मिली, पाकिस्तान एक अलग देश बना, इंडिया एक अलग देश बना। तो ये जो पूरा इशू है ये स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स जिस हिसाब से इंडिया को लीव करके गए। रैडक्लिफ कमीशन एक बहुत फेमस कमीशन है जिसने बाउंड्री लाइन डिसाइड की पाकिस्तान इंडिया के बीच में। कहा जाता है कि कभी वो विजिट ही नहीं किए देखने के लिए। ब्रिटेन में कोई बंदा बैठ के इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइन खींच के चला गया, और सबको पता है कि पार्टीशन में क्या कत्लेआम हुआ था, कि नरसंहार दोनों साइड हुआ है। तो एक तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक था, और उसी में पूरा जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, जो जम्मू कश्मीर के एसेशन को लेके जो 3 बचे हुए थे, प्रिंसली स्टेट, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, तो पाकिस्तान उस चीज़ को नहीं मानता है कि जम्मू कश्मीर का एसेशन सही हुआ था, जो कि उसका अपना एक उसमें एजेंडा है। जम्मू कश्मीर इसलिए भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में, ये जो भी पाकिस्तान करते आया है, जम्मू कश्मीर ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और जम्मू कश्मीर ये इस वजह से भी है क्योंकि चीज़ें उस टाइम में उतना क्लियरली सॉल्व नहीं हो पाई थी। हमारे तत्कालीन जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे वो इशू को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके चले गए थे, जिसपे उसका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव था वो कॉन्टेक्स्ट उस टाइम का रहेगा, हम अभी उस पर हम जजमेंट नहीं पास कर सकते। तो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान जो मानता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अनसेटल्ड मुद्दा है, जिसको वो हमेशा एक पेडेस्टल पे, ग्लोबल पेडेस्टल पे लाने के लिए उसने पूरा ये टेररिज्म का अपना ढांचा अपनाया हुआ है। तो 1947 में जब ये हुआ, 48 में हमने देखा कि कैसे मवेशियों के भेष में उसने सोचा कि
कश्मीर में सेना को भेज के कब्जा कर लिया जाए। उसमें फिर हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, इंडियन आर्मी वहाँ पे गई, हमने उनको पीछे ढकेला। हम चाहते तो उस टाइम पूरा कश्मीर को एक्सेशन कर लेते, लेकिन उस टाइम नेहरू जी, उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वो यूएन सन में चले गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उस टाइम वैश्विक परिदृश्य ऐसा था कि यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, सब ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस चीज़ को पोलिटिसाइज किया। जो मैटर बायलैटरल था उसको ग्लोबल करके उसको बीच में ही प्लेबिसाइट और वो सब चीज़, वो पूरा वो मतलब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो किया गया। मतलब वो मुद्दा जो है कंटिन्यू हुआ, विवादास्पद मुद्दा रहा। उसी को लेके 65 में पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई। 71 में बांग्लादेश का मुद्दा था, लेकिन इंडिया के सीधे सीधे रिलेशन जुड़ा हुआ था, तो हमें उसमें इंटरवीन करना पड़ा। हमने एक अलग पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद 1990 में कश्मीर में जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान द्वारा जो फैलाई गई, रेडिकलाइजेशन करके मिलिटेंसी का जो किया गया, वो पूरा एक हमने दौर देखा। 99 में कारगिल ने देखा ना, कैसे मुशर्रफ ने अपने ही गवर्नमेंट को उसमें रख के एक तरीके से पूरा स्ट्रैटेजिक जो पोस्ट है उनको एक्वायर करने का कोशिश किया। 2001 का पार्लियामेंट, 26 से 11, वो सारी चीज़ें हैं। जो फंडामेंटल चीज़ वो ये है कि जम्मू कश्मीर को क्यों पाकिस्तान को हमेशा लगता है कि वो उसका पार्ट है। पहला तो ये है कि पार्टीशन जो हुआ था वो इस आइडियोलॉजी पे हुआ था कि भाई हिंदू का देश इंडिया, पाकिस्तान मुस्लिमों का देश है। और जम्मू कश्मीर, क्योंकि खासतौर से कश्मीर वैली जो है मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो पाकिस्तान को नेचुरली ये लगता है कि क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड है तो ये पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। जो जिन्ना का पूरा 2 नेशन थ्योरी का है, वो इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में अभी भी 14% जो 20 से 25 करोड़ मुस्लिम यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, वो इस चीज़ पे नहीं बिलीव करता। उसको लगता है कश्मीर अगर मुस्लिम डोमिनेटेड है तो हमारे पास होना चाहिए। प्लस जम्मू कश्मीर का स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है कि आपको सीधे सेंट्रल एशिया से एक्सेस है, इधर चाइना से एक्सेस है, तो वो एक चीज़ है। वाटर के रिसोर्स हैं, तो वो एक अपना पार्ट है। तो इसको लेके मुझे लग रहा है कि एक जो कंटेंशन है पाकिस्तान, वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट उठाता रहा है। उसमें उसके उठाने से कुछ होता नहीं है। 1994 का पार्लियामेंट का वो है, रेजोल्यूशन है, जहाँ पे हमने बोला है कि भाई जम्मू कश्मीर हमारी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया है। 2019 में जो एक, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन मार्क रहता था, 370 जो सेक्शन था, उसको भी अनल कर दिया गया है, उसको एक तरीके से नलीफाई कर दिया गया है। तो उसमें भी अब कोई इफ़ बट नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को सही बताया है। तो अब मुझे लग रहा है ये जो भी अटैक हुआ है 2019 के बाद, कश्मीर एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था। अभी हाल में इलेक्शन में हुए हैं, इकोनॉमी पटरी पर आ रही थी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे प्लेज किया गया है। पर्यटकों की संख्या पहले से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा। पिछले साल अगर आप देखें तो जो करीब 2.5 करोड़ के आसपास, उसके पिछले साल 2023 में लाख में संख्या थी, और पिछले साल शायद 2.5 करोड़ के आसपास पर्यटक गए। जो इस बार का टारगेट मुझे था कि 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास टच कर देंगे। तो ये पाकिस्तान का डेस्परेशन है कि अब उनको कुछ तो ऐसे करना रहना पड़ेगा। और ख़ासतौर से पाकिस्तान, जैसा हम सबको जानते हैं कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। कभी कोई गवर्नमेंट आज तक 70 साल के इतिहास में वहाँ पे 5 साल अपना पूरा नहीं किए। वहाँ पे सीधा क्लियर कट रावलपिंडी रूल करता है, मिलिट्री रूल करती है। जो भी मिलिट्री का जनरल होता है वो पाकिस्तान को चलाता है, और वहाँ के मिलिट्री का एग्जिस्टेंस ही इस बेसिस पे है कि हमारा इंडिया से कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट बना रहे। अगर रिश्तों में सुधार हो जाएगा तो मिलिट्री वहाँ की ख़त्म हो जाएगी। उनका एक आधार ही इसी पे है। इसी बेसिस पे अमेरिका को उन्होंने लॉलीपॉप दे के 1990 में, रशिया सोवियत यूनियन का जो अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था 1980 में, मुजाहिदीनों को ट्रेन किया, और अमेरिका को डार्क में रख के कि हम आपका साथ दे रहे हैं अफगानिस्तान को बचाने में रशिया से, तो आप हमको हथियार दीजिए। मुजाहिदीन को ट्रेन किया, और वही मुजाहिदीन को फिर कश्मीर में ला के इंसर्जेंसी फैलाई, मिलिटेंसी फैलाई। तो ये एक नटशल में पूरा वो है। रवि, ये जो घटना हुई है, इससे कुछ ही दिन पहले जो पाकिस्तानी जनरल हैं, वहाँ के आर्मी जनरल, उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था। और साथ ही साथ ये जो घटनाक्रम है, ये इसका टाइमिंग जो है, इसको लेके भी कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस यहाँ आए हुए थे। तो इन दोनों चीज़ों को इस घटनाक्रम से किस प्रकार आप जोड़ते हैं? जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका साथ और शिवम जी के साथ इस घटना में मारे गए लोगों को प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जी, सबसे पहले आपने आसिफ मुनीर की चर्चा की। आसिफ मुनीर एक फेल्ड स्टेट का फेल्ड जनरल है। पाकिस्तान का वो जनरल है। उसने हाल ही में एक बयान दिया एक कॉन्फ्रेंस में, कॉन्क्लेव में, जहां प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। वहां उसने भड़काऊ बयान इस रूप में दिया कि उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक देश, एक विचारधारा से न एक हैं, न धर्म से एक हैं, न कल्चर से एक हैं, न जाति से एक हैं। तो ये एक दो देश अलग हैं। और उसने साथ में ही
जिन्ना की टू नेशन पॉलिसी का भी एक ठहराने का पूरा प्रयास किया कि 1947 में जिन्ना का टू नेशन थ्योरी थी, उसके तहत दो देश का बंटवारा हुआ, वो सही था। और वो उसी कॉन्क्लेव में उसने बात करी कश्मीर की। उसने कश्मीर को एक गले की नस कहा। उसने पाकिस्तान की गले की नस उसने कहा। एक तरीके से उसने और भी भड़काऊ बयान दिए कि भारत और पाकिस्तान आगे चल के एक नहीं भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपका दूसरा प्रश्न था कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज़ आते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा ऐसा हमला तभी करता है या करवाने की कोशिश करता है अपने मिलिटेंट्स के द्वारा, ट्रेन मिलिटेंट्स के द्वारा, या कभी जब भी इंटरनेशनल मीडिया का जो फोकस रहता है वो भारत के प्रति रहता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पे थे और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे पे थे। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद ही स्वयं वो अपने यात्रा को कट शॉर्ट करके आते हैं और वहीं पे जो वहीं से उन्हें आदेश देते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी को कि आप तुरंत अपने वहाँ पहलगाम जाएं और अपनी स्थिति का जायज़ा लें। उसी के साथ सर फॉरेन डिग्नेटरीज में एक और भी बात होती है कि ये पहली घटना नहीं है कि पाकिस्तान या उसके फेल्ड स्टेट द्वारा ये ऐसा करवाया गया है। इससे पहले भी जब बिल क्लिंटन सन 2000 में आए थे, तब भी कश्मीर में 35 सिखों की नृशंस हत्या करवाई गई थी। कश्मीर हमेशा पाकिस्तान के लिए एक उसकी चाहत है कि कश्मीर उसका अंग बने। और जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी यहाँ आता है तो पाकिस्तान का हमेशा फोकस रहता है कि ये कुछ न कुछ अप्रिय घटना यहाँ करवाए, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर का मुद्दा हमेशा उछलता रहे। बिल्कुल। शिवम, पाकिस्तान के द्वारा जो ये हरकतें बार बार की जाती हैं और जो आतंकवाद का एक खेल खेला जाता है, आखिर क्यों पाकिस्तान ऐसा बार बार करता है भारत के खिलाफ और विशेषकर कश्मीर में? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो कुछ हुआ पहलगाम में, क्या एक इंटेलिजेंस फेल्योर था, कुछ सिक्योरिटी लैप्सेज यहाँ थी? तो इस पे भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि आपने जो पूछा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों बार बार करता है, तो मुझे लग रहा है इतनी चर्चा में हमें ये तो पता चल गया कि कश्मीर का जो रवि जी ने भी बताया कि जम्मू कश्मीर को हमेशा वो एक सेंट्रल पार्ट मान के चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसको लगता है जो सेंट्रल डिस्प्यूट है वो कश्मीर को ही लेके है। तो 1948 में, जैसा आपने इंटरव्यू में कहा, 1948 में उसको मुँह की खानी पड़ी, 65 में मुँह की खानी पड़ी, 71 में हमने तो 2 टुकड़े ही कर दिए, आगे भी मुँह की खानी पड़ी। पाकिस्तान का पता चल गया था जितने भी वॉर हमने लड़े कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में कभी भारत जीत नहीं सकता। हम पॉपुलेशन में भी, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी बहुत आगे हैं पाकिस्तान से। तो 80 के दशक के बाद एक उन्होंने पॉलिसी में चेंज अपने किया, जो नियाजी के टाइम से बहुत फेमस एक लाइन है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, कि हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते तो हम कुछ ऐसा अपनाएंगे जो इंडिया को कई तरीके से हम हर्ट कर सकते हैं। वहाँ से पूरा खेल जो शुरू हुआ वो है प्रॉक्सी वॉरफेयर का, कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है उनको बढ़ावा देना शुरू किया। आईएसआई के ट्यूटलेज में आईएसआई उनको प्रॉपर ट्रेन करता था, हथियार से लेके वो सारी चीज़ें लेके उसको ट्रेन करना कोशिश किया। जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन कराया, जम्मू कश्मीर में यूथ का रेडिकलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें करके वो सिक्योरिटी चैलेंजेस कि मिलिटरीली हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते आपसे, तो हम इस तरीके से आपको परेशान करेंगे। तो वो एक सारा चलता है, उसी का ये एक तरीके से पहलगाम में मुझे देखा कि वही सारे जो टेररिस्ट जो पाकिस्तान के पाले पोसे टेररिस्ट हैं वही जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं। थोड़ा सा 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है, उसके बाद उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में हमने देखा कि सारे के सारे प्रमुख देश भी आए थे। तो एक स्टार्ट था कि ठीक है, पुरानी बातों को बुढ़ा के आगे नई दिशा को देखा जाए, क्योंकि नई गवर्नमेंट थी। लेकिन पाकिस्तान में अपनी आदत से बाहर आता नहीं है। आपने ये एक देखा होगा, बहुत फेमस था कि प्रधानमंत्री अचानक से पाकिस्तान लैंड भी किए थे नवाज शरीफ के यहाँ, किसी की उनके यहाँ शादी थी उसमें करने के लिए, तो एक जेस्चर था हमारे एंड से। लेकिन उससे जज्बात क्या हुआ, पठानकोट का हमला हुआ। तो वही है कि मतलब कुत्ते की दुम तो है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। तो उसके बाद इंडिया ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एकदम आइसोलेट करने का है। तो आप देखिए 2014 के बाद सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम डिफंक्ट है, उसका कोई कुछ हुआ नहीं है। पाकिस्तान को हर एक वैश्विक पटल पर, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेके
चाहे टेरर का फाइनेंसिंग से लेके FATF हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर का टेररिस्ट डिक्लेयर करना हो, इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा के पाकिस्तान को एकदम अलग थलग कर दिया डिप्लोमेटिकली। आज की डेट में सिचुएशन ये है पाकिस्तान में कि खाने को नहीं है, इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो एकदम स्काई रॉकेटिंग है, सिविल वॉर की सिचुएशन बने हुए हैं, और इस वजह से जनता कहीं ना कहीं एक मतलब मूड है उनका कि क्या मतलब कैसे किया जाए। तो इन सबको देखते हुए प्लस अब यूनाइटेड स्टेट्स का भी पाकिस्तान पे उतना हेल्प नहीं मिल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का ये था पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो हमको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। वो भी एक डैम स्क्विब की तरह निकला कि वहाँ का उल्टा इनके ही खिलाफ वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बॉर्डर में काफ़ी टेंशन, तो अफगानिस्तान का जो इनको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लगता था वो भी खत्म है। यूनाइटेड स्टेट्स अब उस तरीके से इनको हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ से भी इनकी मिलिट्री स्क्वीज आउट हो रही है। प्लस उन 2000 इंडिया ने डिप्लोमेटिकली अलग थलग किया हुआ है 2019 के बाद, जब से कश्मीर का 370 को एनल किया गया है सेक्शन को, तब से कश्मीर का एक नैरेटिव भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि भाई अब वो नहीं है कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रही है, टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के चक्कर में है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था, कश्मीरियत जमहूरियत वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे करते हुए दिखे भी। हाल ही में चुनाव भी बहुत सक्सेसफुली और बहुत हाई वोटर टर्नआउट रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मतलब एक डेस्परेशन वाले मोड में लेके गई कि हम अगर अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले भी चर्चा की वहाँ के मिलिट्री का एग्जिस्टेंस आसिम मुनीर नहीं है अगर इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहाँ के आर्मी का। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये स्टेप लिया गया है। तो जैसे हमने बात की कि अभी पिछले साल 2023 में लाखों में संख्या थी टूरिज्म की, पिछले साल वो 2.5 करोड़ पहुँच गई थी, इस साल वो 3.5-4 करोड़ पहुँचने का इस बार टारगेट रखा हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि टूरिस्ट को इस तरीके से टारगेट करके कहीं ना कहीं वो ये संकेत देना चाह रहा है कि देखिए अभी भी कश्मीर का मुद्दा जो है वो ज्वलंत है और यहाँ आना भी सेफ नहीं है। तो एक तरीके से मैं इसको एक्ट ऑफ डेस्परेशन ही कहूँगा जो ये पूरा चल रहा है। बाकी जो आपने बात की सिक्योरिटी लैब्स की, तो मुझे लग रहा है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर की आपने बात की, तो इंटेलिजेंस फेलियर बहुत ब्रॉड टर्म है, और NIA ने जैसे जांच ले ली है, तो भाई क्या इंटेलिजेंस था, उस पर कैसे एक्ट किया गया नहीं किया गया, मुझे लग रहा है वो जांच आएगी तो हम उस पर बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल इंटेलिजेंस फेलियर इतना ईजी होता नहीं है बोल देना कि इंटेलिजेंस फेलियर हो, क्योंकि इंटेलिजेंस एक बहुत ही टेक्निकल वो डोमेन है। इंटेलिजेंस कई टाइप के होते हैं, कई तरीके से होते हैं, उसको समझना, करना, डिकोड करना बहुत एक टिपिकल काम है वो। तो मुझे लग रहा है ऐसे ब्लैंकेट बोल देना कि इंटेलिजेंस फेलियर था, वो थोड़ा सा जस्टिस नहीं रहेगा, और मैं इसमें अपनी कैपेसिटी पे अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। आगे वाले मुझे जाहिर सी बात है इस पर जाँच NIA करेगी, अपना जो भी रिपोर्ट आएगा उसमें देखा जाएगा। एक चीज़ ये ज़रूर है कि बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल है नहीं, बिकॉज जिस तरीके से आप देखिए पूरा अटैक प्लान किया गया था कि उनको एग्जैक्ट पता था कि हम कितने दिन में अटैक करके वहाँ से निकल सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कितने दिन में पहुँचेंगी, तो ये सारा कुछ बिना वहाँ का लोकल रेकी के, लोकल किसी सपोर्ट के तो वो नहीं हुआ, जो कि अभी न्यूज़ आ भी रही कि शायद वहाँ पे कुछ लोकल सपोर्ट उनको था, जिसको बहुत ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम से भी मतलब से फेमस है वहाँ पे। और मैं हाल ही में पॉडकास्ट भी देख रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो गए DP पांडे, उनका भी ये कहना है कि कश्मीर में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, मतलब लोगों का नज़रिया काफ़ी बदला है। तो 99% जो कश्मीर में लोग हैं वो भारत के साथ रेजोल्यूटली स्टैंड करते हैं, और इस जो घटना हुई है उसको 100% वो कंडेम करेंगे, मतलब इसकी जितनी भी निंदा करेंगे वो है। लेकिन अभी भी वहाँ पे 0.1% है जो कि पॉलिटिकल क्लास में ही है, जो इलीट पॉलिटिकल क्लास है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबको पता है, जो स्टार्टिंग से उनको पैम्पर किया गया है, एक विशेष फैमिली कह लीजिए तो वो एक विंग कह लीजिए, जो अभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं हमारे विपरीत आइडियोलॉजी से जोड़ के देखते हैं, और उनसे इंस्पायर होकर लोग अभी भी हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं और वहाँ से रेडिकलाइज होकर आते हैं। जैसे अभी इसी में जो दो मिलिटेंट का हो रहा है कि जो 5 में से 2 यहाँ के थे, शायद ये रिपोर्ट थी कि 2018 में वो पाकिस्तान क्रॉस करके गए थे, वहाँ से ट्रेनिंग लेके 2019 या 20 में ही भारत में वापस आए और उन्होंने इस घटित कार्यों को अंजाम दिया है। तो मुझे लग रहा है इसमें इंटेलिजेंस से ज़्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन है क्रॉस बॉर्डर, उस पर मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए, उस पर काफ़ी काम हो भी रहा है। जैसे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो अमित शाह ने, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में बताया भी था कि हमारा प्रोग्राम है कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं इस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि टेरेन इतना टफ है, हिमालयाज़ है, तो वहाँ पे फेंसिंग करना और उसको सस्टेन करना, क्योंकि फिर स्नोफॉल होती है, एवलांच आता है, तो काफ़ी चीज़ें टूटती हैं, इन्हीं सब चीज़ों का पैचेस का फ़ायदा उठा के इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो अब जो ये मैंने बताया जो प्रोग्राम है, इसके तहत आपको रडार का यूज़ किया जा रहा है, थर्मल इमेजेस का यूज़ किया जा रहा है, सोनार सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, बंकर्स से वहाँ पे जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं उससे इन्फिल्ट्रेशन ना हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम अभी और लगेगा, बट इसको ये इन्फिल्ट्रेशन को रोकना मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी जो
डेटा है हमारे पास कि इधर पिछले 3-4 साल में जितने भी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है, उसमें से लोकल कश्मीरी जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। करीब 60-70% जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए हैं वो सब क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से आए हुए हैं। और ये क्यों है? वही इन्फिल्ट्रेशन है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर का कुछ पैच जो बच जा रहा है खाली, उसमें उनको लूपहोल मिल रहा है, वो इस तरीके से आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से है। बाकी हमको अभी एजेंसी जो है है उसका जांच करना पड़ेगा, इसमें और क्या क्या लैप्सेस हुए हैं वो तो जाहिर सी बात है बाहर आएगा ही। अभी जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जैसे सर ने बताया कि जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह है वो प्रॉपर वहाँ से होता आ रहा है, और इतनी बड़ी जो घटना हो गई, इस घटना के बाद भारत सरकार द्वारा अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी सर, अभी तो विस्तार पूर्वक जैसे शिवम जी ने बताया कि क्या क्या अभी तक हुआ। जैसे कि जब ये हमला होता है 22 अप्रैल को, तो तत्काल उस समय तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी आए हुए थे भारत, जी अमेरिका के उपराष्ट्रपति। और भारत के प्रधानमंत्री, जैसा कि सबको पता है, कि सऊदी अरब के दौरे पे थे। जी तो जैसे ही ये सूचना मिलती है उन्हें, तो वो एज ए स्टेट गेस्ट थे सऊदी अरेबिया के, उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट किया। और उन्होंने सऊदी अरब से ही गृह मंत्री अमित शाह जी को निर्देश किया कि आप सर्वप्रथम पहले पहलगाम जाएं और वहाँ की वास्तुस्थिति पता करें कि वहाँ अभी ज़मीन पे क्या हालात हैं। और वहाँ से उन्होंने निर्देशित भी किया बाकी लोगों को कि वो वहाँ चीज़ें देखें कि पहलगाम में अभी क्या स्थिति है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वप्रथम तो वहाँ कट शॉर्ट करके दौरा, रातों रात भारत आए। और पालम एयरपोर्ट पे जिन्होंने लैंड किया, तो सबसे पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिश्री जी हैं, उन्होंने प्लस अपने जो NSA हैं जी डोवाल जी, उन्होंने एयरपोर्ट पे ही उन्हें पूरा ब्रीफ किया कि अभी तक क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पहलगाम में क्या स्थिति है। तो तत्पश्चात उसी समय CCS की मीटिंग कॉल ऑन की गई शाम में। CCS है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ जी। उसमें हमारे टॉप के जो मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, अपने फिनेंस मिनिस्टर हो गए, अपने होम मिनिस्टर, प्राइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम टू द प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग मौजूद थे। और वहाँ 2-3 घंटे विवेचना के बाद कि क्या स्थिति है पहलगाम में और कितना इस नृशंस हत्या के पीछे क्या कारण है, उन सब की विवेचना के बाद शाम में ही विक्रम मिश्री और अदर हमारे फॉरेन अफेयर्स के जो अधिकारी गण थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि क्या क्या स्टेप लिए गए हैं पाकिस्तान के लिए। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि सर, पहला तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से विख्यात है हर जगह, उन्होंने उसे अबेंस कर दिया। दूसरा सर, जो हमारा डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान और भारत की, जो अभी तक 50 थी, उसको सर घटा के 30 कर दिया गया। और जो भी डिफेंस अटैची थे, उसकी पोस्ट थी सर, उसको पूर्ण रूप से अनल कर दिया गया। और सर, हमारे जो भी वीज़ास थे, चाहे वो सार्क के नेशन के हो या कोई भी हो, उन्हें तत्काल प्रभाव से सर निलंबित कर दिया गया। और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल उस भारत में थे, उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ के पाकिस्तान जाने को बोला गया। और जो भी भारत के नेशनल पाकिस्तान में हैं, उन्हें तुरंत बोला गया कि आप जल्द से जल्द अपने देश में वापस आएँ। और साथ में एक सर और नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जो मेडिकल वीज़ा पे आए हैं, उनके लिए 29 अप्रैल तक का समय दिया गया कि आप 29 अप्रैल तक अपने देश में वापस जाएं। सर, अभी तक तो यही फैसले लिए गए हैं। बाकी मिलिट्रली क्या होगा, कैसे होगा, ये हमें समय के साथ पता चलेगा। एक वाघा अटारी बॉर्डर को भी शायद बंद किया गया है। जी सर, शिवम जी आप सही कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ये भी जानकारी दी कि जो हमारे वाघा अटारी बॉर्डर हैं, साथ में 2 और बॉर्डर भी हैं जिनके साथ हमारा आना जाना लगा रहता है। मेनली तो सर हमारा वाघा अटारी बॉर्डर ही है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। और सर, हमारा जो भी वहाँ सेरेमनीज़ होती थी, उसे भी एक तरीके से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से शाम में हैंडशेक होता था, झंडा उतारा जाता था, चढ़ाया जाता था, उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है।
तो रवि, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको अभी स्थगित करने का भारत ने निर्णय लिया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या है और इसका क्या प्रभाव पाकिस्तान पे पड़ सकता है। जी सर, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडस, जो जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, उसके आसपास एक पूरी सिविलाइजेशन रन करती थी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन करते थे। उसकी प्रमुख नदियां ही जो थीं, उसकी वजह से एक उसके आसपास पूरा एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। तो जैसे भारत सर जब आज़ाद हुआ तो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई कि पाकिस्तान को कौन सी नदियों द्वारा उसे फ़ायदा होगा, भारत को कैसे फ़ायदा होगा। तो सन 1960 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब अली और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के ने एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी सर। जी। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो अपनी इंडस रिवर आती है तिब्बत से होते हुए तो उस समय डिसीज़न ये हुआ कि पाकिस्तान के पास 3 नदियों का पानी का मेजर पोर्शन रहेगा, इंडस, चेनाब और झेलम। जी। और भारत के पास सर रहेगा रावी, ब्यास और सतलुज का। जी। और ये जो अपनी दुआब एक टाइप से बनाती हैं, जिसे एक टाइप से पंच दुआब भी कहा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह अपने सिंचाई के तौर पे यूज़ होता है। और मेनली सर पाकिस्तान के पास जो नदियां हैं अपनी, सिंधु एक उनकी मेजर खरीफ क्रॉप है, चाहे रबी की फसलें हैं, उसमें इंडस का बहुत अहम योगदान है सर। अगर इंडस का पानी उन्हें ना मिले तो एक समय से सर उनके यहाँ सूखा पड़ने की स्थिति है। तो और अपने पास भी सर जो 3 नदियां हैं जिसके पास हमें सर 90% अभी तक फ्लो हमें मिलता है और 10% अभी भी उनके पास जाता है। तो सर इसे एक अबेंस में डाला गया है इन फ्यूचर इंडस वाटर को कैसे पाकिस्तान को रोका जाए। भारत ये चाहता है कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और पाकिस्तान इतनी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, तो एक तौर पे हमें इस ट्रीटी को अब एक अबेंस में डालना पड़ेगा। और इस ट्रीटी को सर जब लागू किया था 1960 में, तो उस टाइम सर वर्ल्ड बैंक एक मीडिएशन उसने किया था कि भारत और पाकिस्तान ही दो ही मेजर स्टेक होल्डर रहेंगे, कोई तीसरा इसमें नहीं आएगा। और जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे वो ना भारत यूनिलेटरल लेगा ना पाकिस्तान यूनिलेटरल लेगा। जो भी जिनके जो प्रोजेक्ट्स हैं आसपास के, चाहे भारत कुछ भी करता है अपने तरफ अपनी 3 नदियों का, और चाहे पाकिस्तान जो करता है, तो एक टाइप से एक कन्वेंशन है कि हमें एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि आप जैसे कोई भी डैम बना रहे हैं या कोई भी चैनल अलग कर रहे हैं, तो आप भारत पाकिस्तान को सूचना देगा और पाकिस्तान भारत को सूचना देगा। और इसी के साथ सर अधिकारियों का आना जाना भी लगा रहता है कि उन्हें चेक करें और देखें। तो सिंधु सर एक टाइप से पाकिस्तान की सर नस है, जो एक टाइप से लाइफलाइन है। और जिस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है, जहाँ स्काई रॉकेटिंग महंगाई है, जहाँ रोटी के लिए पाकिस्तानी भिखमंगे की तरह घूमते रहते हैं कि हमें 2 रोटी नसीब नहीं हो रही है, वहाँ आज की स्थिति में इंडस का पानी रोक दिया जाए तो एक तरीके से उनकी इकोनॉमी पूर्ण रूप से बर्बाद होने के कगार पे आ जाएगी। सर जैसा कि आपने अभी न्यूज़ में या खबरों में देखा होगा कि वहाँ के एक नेता हैं बिलावल भुट्टो जी। जी। जी, उनका रेंट है कि वो पब्लिकली अपने भाषणों में, तकरीरों में वहाँ पाकिस्तानी आवाम के सामने कह रहे हैं कि अगर भारत अब पानी बंद करता है तो खून की नदियाँ बहेंगी। अब उनके जैसा मूर्ख आदमी, अब क्या ही बताया जाए, उनके बारे में चर्चा करना बेकार है। वो एक टाइप से इर्रिलेवेंट हैं, उनकी वो भी इर्रिलेवेंट है, उनकी पार्टी भी एक तरीके से अब इर्रिलेवेंसी की तरफ जा रही है कि उनका कोई से है नहीं। और पाकिस्तान की जनता को कितना उत्तेजित कर सकते हैं अपनी बातों से, जितना उत्तेजित करें जिससे उन्हें लगे कि पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने कुछ है, तुर्रम खां टाइप का है, लेकिन ऐसा सर है नहीं। और बाकी जो सर भारत इन आगे उसे इंडस से रिलेटेड जो भी फैसले होंगे, अभी जल शक्ति मंत्री से हमारे होम मिनिस्टर मिले हैं जाके, कि अपने फ्यूचर वो डिसाइड होगा सर कि कैसे क्या करना है। इट्स नॉट अ वन डे गेम, जो भी फ्यूचर में डिसाइड होगा वो हमें समय के साथ सामने हमारे आएगा। जी। दर्शकों के लिए मैं थोड़ा ये भी बता दूं कि जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि
पाकिस्तान का अगर ये पानी रोक दिया जाता है तो वो पानी की दोहरी मार मरेगा। अगर गर्मियों के समय में उस पानी को रोक लिया जाए तो एक तो वो सूखे से मरेंगे, और अगर भारत उस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है तो फिर जब बरसात का समय होता है तो जो पानी सरप्लस होगा उस पानी को हम लोग छोड़ के वहाँ बाढ़ की स्थिति ला सकते हैं। तो ये दो धारी तलवार पाकिस्तान के लिए साबित हो सकती है। अभी तो जैसे ही आपने देखा होगा 2 दिन से खबरें आ रही हैं कि झेलम का पानी जो भारत की तरफ से छोड़ा गया है तो उससे पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। वहाँ बाढ़ की स्थिति कई जगह आ भी गई है उनके तरफ। तो सर ये चीज़ तो आपने सही एक पॉइंट आउट किया। जी इसमें मैं एक चीज़ और जी जोड़ दूँ, ये जो पूरा मुद्दा है इस पर डेफिनेटली एक सिग्नलिंग के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसा रवि ने भी बताया भी कि लाइफलाइन तो वो है ही, और इस पर डिस्प्यूट भी चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का भाई किशन गंगा एक हमारा प्रोजेक्ट लेंगे। इसमें कई स्पेशल विशेषज्ञ जो है एनालिस्ट हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि ये डिसीजन जो इंडिया ने ले लिया, लेकिन क्या इंडिया इसको कैपिटलाइज कर पाएगा इस पर, क्योंकि पानी रोक देना, डाइवर्ट कर देना, इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और हमारे कई प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, जैसे किशन गंगा जो है वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी पे ही हमारे रन ऑफ द रिवर डैम है ये। हालांकि पाकिस्तान को उस पर ऑब्जेक्शन है, इंडिया का भाई रन ऑफ द रिवर में पानी इकट्ठा नहीं कर रहा है। और तुर्बुल प्रोजेक्ट है, रैटल प्रोजेक्ट है, काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे चल रहा है, लेकिन सब अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है, सब चल रहा है। तो एक वो भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका जो सिग्नलिंग वाला पार्ट है, वो जो पार्ट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसका एक चीज़ और हमको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इस डिसीजन के बाद बोला है कि एक्ट ऑफ वॉर, कि इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर होता है और पानी रुकता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। मुझे लगता है एक और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के आएगी, ये एक प्रेसिडेंट भी सेट करता है कि वाटर को आप वेपन की तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम अगर अपर राइपेरियन है पाकिस्तान के लिए, तो हमारे लिए अपर राइपेरियन चाइना बैठा हुआ है। और हाल ही में जो भी रिपोर्ट आई थी कि ब्रह्मपुत्रा पे अभी तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहा है, तो इसका एक मुझे लग रहा है कि नेगेटिव अगर इसमें से निकल सकता है तो एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि चाइना को भी हम क्या ये दे रहे हैं सपोर्ट फ्लेक्स करने के लिए अपना मसल, कि बीइंग एन अपर राइपेरियन स्टेट दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस एज वेल। तो उसका ये एक पहलू है जिसको मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पर अगर इसको लिया है तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन सोच समझ के लिया होगा, उनके दिमाग में ये भी चीज़ें होंगी। उसका एक ये भी पहलू है जो मैं बस जस्ट आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। शिवम, जिस तरह सर ने बताया कि अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं भारत के द्वारा वो कूटनीतिक कदम है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कुछ सैन्य कदम उठाया जाता है, कुछ मिलिट्री लेवल पे कुछ किया जाता है, तो उस स्थिति में भारत का जो मतलब एक जो वैश्विक माहौल है उसमें भारत कहाँ खड़ा है और किन देशों का सपोर्ट भारत को मिल सकता है या किन देशों द्वारा विरोध किया जा सकता है, इस पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए सर, इसमें मैं आपको अगर बहुत ब्रीफली ये चीज़ बताऊँ तो पिछले 10 साल में एटलीस्ट मैं बोलूँ तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। हमारे रिश्ते लगभग हर एक सेक्टर में, हर एक देश से इस टाइम बहुत अच्छे पोजीशन में है। तो काइनेटिक रिस्पॉन्स होगा मेरे हिसाब से, डेफिनेटली इसका एक रिटेलिएशन तो होगा ही होगा, बिकॉज हमने देखा है कि उरी के बाद चर्चिका स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट, इस बार भी कुछ आप मिलिटरीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ बड़ा ही होगा। जहाँ तक रही बात कि इस रिटेलिएशन में इंडिया के साथ कौन खड़ा रहेगा कौन नहीं खड़ा रहेगा, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा रहेगा कौन नहीं खड़ा रहेगा। पाकिस्तान की स्थिति आज की डेट में बहुत प्रिकेरियस पोजीशन में है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि वो गड्ढे में गिरने से बस एकदम एज पे खड़ा हुआ है जी। मतलब ये जो उसने तो गलती कर दी आज के डेट में, मुझे लग रहा है आसिम मुनीर खुद को खोपड़े पे मार रहा होगा कि मैंने किया क्यों। क्योंकि इंडिया से जो पाकिस्तान का बॉर्डर था, आयरॉनिकली ये है कि अभी पिछले 1-2 साल में ये बोला जाने लगा था कि इंडिया से जो बॉर्डर उसका है वो सबसे पीसफुल है। उसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर में जो दिक्कत है वो तो अफगानिस्तान से हो रखा है, ईरान से हो रखा है। ईरान से तो हमने देखा पिछले साल तो एक दूसरे पे स्ट्रैटेजिक उन्होंने मिलिट्री से अटैक भी किया है, एयरक्राफ्ट से उन्होंने उनके टेरिटरी में किया, टेररिस्ट के नाम पे ईरान ने किया, फिर पाकिस्तान ने उसका रिटेलिएशन किया। तो मुझे लग रहा है आज की डेट में पाकिस्तान के साथ भी कोई खुल के खड़ा नहीं होगा। इनफैक्ट चाइना जो एक तरीके से पाकिस्तान का पालन पोषण कर रहा है वो भी इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अगर ऑफलेट आप देखेंगे तो उनका जो प्रोजेक्ट वहाँ पे सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ पे कई चाइनीज को बलोच आर्मी ने वहाँ पे मारा है, वो किया है। तो उनका भी एक है कि, और चाइना भी फ्रस्ट्रेटेड है, उनका जिस हिसाब से उसने सोचा था कि हम प्रोजेक्ट तुरंत बना देंगे, ये कर देंगे, वाटर पोर्ट स्टेब्लिश कर देंगे, कर देंगे, वो उतना अच्छे से मटेरियलाइज हो नहीं रही है चीज़ें। और चाइना का अपना खुद का यूनाइटेड स्टेट्स से जो भी इशू चल रहा है टैरिफ, और तो चाइना के लिए आज के डेट में प्रायोरिटी वो, प्लस इंडिया से भी आप अगर आप देखेंगे इधर जब से हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पे हमारा जो बॉर्डर इशू चल रहा है पोस्ट 2020 जो गलवान वाला इशू हुआ था, तो उसके बाद चाइना और इंडिया में भी थोड़े से संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है चाइना उसको चाहेगा स्कटल करना। प्लस इकोनॉमिकली भी जब यूएस की तरफ से टैरिफ का इतना प्रेशर है तो चाइना और भी मार्केट ढूंढ रहा है।
तो चाइना भी ऐसा नहीं है कि चाइना इज नॉट गोइंग टू पुट ऑल इट्स एप्पल इन वन बास्केट, तो वो खुल के पाकिस्तान बिल्कुल का आठ ऐसा नहीं है कि इंडिया का एकदम जी, सपोर्ट, चाइना न्यूट्रल रह सकता है, या तो हो सकता है कि कोवर्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, जो कि करेगा ही। इसके अलावा अगर इंडिया का हम देखें तो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो आज की डेट में, चाहे यूरोप की कंट्रीज हो, खासतौर से फ्रांस हो गए, ये लोग हो गए, यूएस का तो हमारा देखिए अभी उससे बहुत जल्दी मुझे लग रहा है बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, तो वो एक इंटरेस्ट है, प्लस ट्रम्प का रहना भी एक, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रम्प का एक जो इकोनॉमी है वो भी हमें सपोर्ट करेगा, तो ये हो गया। प्लस चाइना का अगर ऐसा बात आता भी है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो हमारे पास रशिया से हमारे अच्छे संबंध है, और चाइना रशिया का आज की डेट में तो एक तरीके से एक्सेस हो रखा है, तो मुझे लग रहा है आज की डेट में तो इंडिया कोई भी अगर मिलिट्री एक्शन लेगा तो चाइना रशिया को बोलेगा कि भाई चाइना को थोड़ा सा पकड़ के रखिए, क्योंकि ये हमें हमारे पे क्वेश्चन है हमारी इंटीग्रिटी का, तो हम तो रिटेलिएट करेंगे। तो मुझे लग रहा है इंडिया बहुत ही सॉलिड पोजीशन में इस टाइम में। लेकिन मैं एक चीज़ और भी ये बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही फेमस क्या कहते हैं साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, मीर शाइमर, उनका ये मानना हमेशा से था कि जब बात आएगी वॉर की ऐसी सिचुएशन में, तो हर कंट्री का अपनी पोजीशन जी, पे रहना ज़्यादा वो रहता है, कोई भी आपके डेट में आके आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपकी अपनी पोजीशन क्या रहती है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो इंडिया का अपना खुद का क्या, हम मिलिटरीली इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा मैटर करेगा, बिकॉज मुझे लग रहा है खुल के चाहे कोई भी आपके साथ किसी भी कंट्री के साथ कितने भी अच्छे रिलेशन हो, आपकी कोई भी कंट्री आपका इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अगर आप खुद में मजबूत नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी कंट्री से आपके कितने भी अच्छे संबंध रहेंगे उसका कोई भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि इसराइल है, आप देख रहे हैं आज की डेट में अगर वो कंट्री खुद में इतना सक्षम नहीं होती तो आपको लगता है कि पिछले 2 साल से जो वो कर रहे हैं वो कर पाते हो, उसमें क्या जस्टिस क्या इनजस्टिस वो बात की बात है, वो हम देख सकते हैं, बट एक तरीके से जो कर रहा है कि भाई हमको उन पर अटैक हुआ, उसके बाद इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ तो जो ये रोहिस वाला अटैक था वो कहीं ना कहीं इसराइल से भी, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल में किया, एक तरीके से उसी को रिपीट करने की कोशिश यहाँ पे की। उसके बाद इसराइल ने हमास के साथ क्या किया वो सब पूरी दुनिया ने देखा कि पूरे हिजबुल्लाह के स्ट्रक्चर को उसने खत्म कर दिया, पूरे हमास के स्ट्रक्चर को उसने खत्म कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि वो इसराइल इसलिए कर पाएगी आज के डेट में मिलिटरी टेक्नोलॉजिकली एक तरीके से आप सुपर पावर उसको कह सकते हैं, तो वो इंडिया को अपनी खुद की कैपेबिलिटी में हमको बिलीव करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी कंट्रीज आपके साथ अच्छे रिलेशन है वो सिर्फ आपको एक एडेड एडवांटेज दे सकते हैं, आपको वॉर नहीं जितवा सकता है। साथ में सर वो भी है कि जैसे हल्के फुल्के बातों में आजकल चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ आजकल कौन खड़ा है, सो ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आज केवल 2 लोग खड़े हैं, एक हैं जैसे मोहम्मद, दूसरा लश्कर तैयबा। सही सही जी, ये दो इनका, क्योंकि इनके सबने सोचा कि एक तरीके से चाइना भी पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन जो पहलगाम में हमला हुआ चाइना ने भी भले ही कहें तो दबे शब्दों में लेकिन इसकी निंदा करी है। और सबसे बड़ी तो ये है कि आप ये देखिए कि जो मिडिल ईस्ट है आज की डेट में, वेस्ट एशिया है, जो कि पाकिस्तान का एक पैटर्नेज रहता था मुस्लिम कंट्री होने की वजह से, आप देखिए हमारे रिलेशन आयरोनिकली देख लीजिए, जब हमला हुआ था मोदी जी सऊदी अरेबिया में थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल हमारा और सऊदी अरेबिया का हो रखा है, हम उस पर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यूएई से हमारे संबंध देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रखा है कतर से, ओमान से। तो आज की डेट में वो ऐसा है कि हो सकता है वो इंडिया का खुल के सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान का भी खुल के सपोर्ट नहीं करेंगे, वहाँ भी हम न्यूट्रल स्टैंड लेने में हम एक तरीके से मजबूती अपना दिखा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट ये इंडिया के लिए है। रवि, जो पाकिस्तान है वो भारत की तरफ से अगर कुछ भी कदम उठाया जाता है तो बार बार वहाँ से एक धमकी आती है वहाँ के नेताओं द्वारा कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में जो पोजीशन है वो पाकिस्तान कहाँ तक खड़ा है भारत के विरुद्ध जंग के लिए और कितना मजबूत है? सर देखिए, 1947 से ही पाकिस्तान हर दिन हर समय यही गिरदर भड़कती देता रहता है कि हम जंग को तैयार हैं, चाहे 1947-48 की जंग हो तब भी वो जंग के लिए तैयार थे, क्या हुआ वो पूरे विश्व ने देखा। फिर 1965 आया, उस समय भी वो जंग के लिए तैयार थे, क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में सबने देखा। 71 में माननीय इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उस समय भी वो जंग के लिए तैयार था और जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। फिर सर करगिल भी आया, करगिल भी सबने देखा, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे और मुशर्रफ वहाँ के जाने माने जनरल थे, तब भी हम देख ही रहे थे कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान सर आज की डेट में क्या सर, वो जब से भारत से अलग हुआ एक फेल्ड नेशन है और वो सिर्फ गीदड़ भक्की देने में ही माहिर है, और मिलिट्रीली इंडिया और पाकिस्तान का कोई सर
वो है ही नहीं कंपैरिजन। चाहे आप अपनी थल सेना ले लें, चाहे नौसेना ले लें, चाहे वायुसेना ले लें। अब हाल ही में आपको एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि कारगिल के बाद चीज़ें जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा था, लेकिन जब उरी का हमला होता है, जब पाकिस्तानी जिहादियों या लश्कर तैयबा के जो मेंबरों ने आके रात में सोते हुए हमारे सैनिकों को वीर गति प्राप्त हो गई, तो उस समय भी हमारे जो सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तान में घुस के, या कहें तो पीओके में घुस के एक सर्जिकल स्ट्राइक करी। पाकिस्तान चाहता तो उस समय भी बहुत कुछ कर सकता था, मिलिट्रीली इतना स्ट्रांग होता, तब भी उसने कुछ नहीं किया। सिर्फ अपने आवाम के सामने बोला कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, वो तो इस घटना से इनकार हमेशा डिनायल मोड में हमेशा डिनाइल मोड में रहता है। उसके बाद एक उसने हमाकत की जब पुलवामा का हमारा अटैक हुआ 14 फरवरी सन 2019 को। उस समय भी पाकिस्तान तैयार था कि मिलिट्री, इस बार भारत हमें हमला करेगा तो मिलिट्री के तौर पे तैयार रहेंगे, लेकिन तब भारतीय सरकार ने वायुसेना को मौका दिया अपना शौर्य दिखाने का। तो वायुसेना ने बालाकोट में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट है पाकिस्तान का, वहाँ रातों रात जाके एक अपना एयर स्ट्राइक करी उसमें। तब भी पाकिस्तान कहता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ कुछ पेड़ गिरे और हमारा किसी कोई मरा नहीं और कुछ नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण से उस समय हमारे विंग कमांडर अभिनंदन उसमें उनके यहाँ गिरफ्त में आ गए थे। वो भी चाहते तब भी देखिए कि पाकिस्तान इतना निहत्था था कि उसने एक दिन में वापस हमें सरहद से, उसी सरहद से इज्जत पूर्वक हमें इज्जत वापस करना पड़ा सर। तो सर कंपैरिजन तो सर विशेष, चाहे आप इन्फेंट्री की हमारी देख लें, हमारे पास कितनी पैदल सेनाएं हैं, उनके पास कितनी पैदल सेनाएं हैं। हमारे पास सर 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके पास सर 0 हैं। बस उनको सर अपने भरोसा है कि यूएस उन्हें कुछ F-16 फाइटर जेट्स दे देगा या चीन उनकी कुछ मदद कर देगा। बाकी न्यूक्लियर वेपन है बाकी पास सर उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसकी वो हमेशा धमकी देते रहते हैं कि अगर भारत कभी कुछ हमला करता है तो हमारे पास न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर का अटैक कर सकते हैं। ये चीज़ जो आज का परिप्रेक्ष्य है, जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य, क्या इतना आसान लगता है कि न्यूक्लियर वार हो सकता है और पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए, न्यूक्लियर पे तो सर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का ब्लफ कॉल करना बहुत ज़रूरी है और इंडिया हमेशा करता भी आया है। उनको ये है कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर चला देंगे, कर देंगे। न्यूक्लियर चलाना इतना ईजी है नहीं, और न्यूक्लियर चला के आप जाएंगे। इंडिया नो फर्स्ट डॉक्ट्रिन पे बिलीव करता है। हम पहले नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर आप हम पे चला देंगे तो आपको हम पूरा साफ कर देंगे, क्योंकि इंडिया के पास ट्राइड है। हम जल से भी, नेवी से भी, मतलब पानी से भी, एयर से भी और लैंड से भी ट्राइड हमारे पास, तीनों साइड से न्यूक्लियर काम लॉन्च कर सकते हैं। तो उस पर तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के पास एक वो है कि टैक्टिकल वेपन्स हमने बना रखे हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे हैं जो नॉर्मल न्यूक्लियर वेपन से थोड़े कम उसके इम्पैक्ट के होते हैं। उनको जो कैरी करने वाला जो मिसाइल होता है वो कम डिस्टेंस तक जाता है। उनका जो, ऐसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था वो 15 किलो टन का उसका इम्पैक्ट था। टैक्टिकल जो रहेगा वो 15 से कम रहेगा। तो पाकिस्तान को ये है कि हम फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर नहीं करके टैक्टिकल वेपन इंडिया पर डाल देंगे, ये कर देंगे। मुझे लग रहा है वो भी एक ब्लफ है। टैक्टिकल वेपन आज की डेट में रशिया के पास भी है, यूक्रेन पे तो उसने नहीं छोड़ दिया, इसराइल के पास भी है, इसराइल भी न्यूक्लियर पे तो गया नहीं। तो मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान को खुद को पता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को कितना ईजिली यूज़ कर देंगे। और इंडिया का ये है कि वो न्यूक्लियर और टैक्टिकल न्यूक्लियर में कोई डिफरेंस नहीं करता। अगर आप टैक्टिकल हमारे पास यूज़ करेंगे तो हम नो फर्स्ट डॉक्ट्रिन के तहत आपका सफाई कर देंगे। मतलब इस नक्शे से पाकिस्तान हाँ, का, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया का वो नो फर्स्ट डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स, बट इफ न्यूक्लियर वेपन इज यूज्ड अगेंस्ट अस देन विल नॉट बी हेजिटेंट इन गोइंग टू एनी एक्सटेंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो जल से भी, वायु से भी, एयर से भी, लैंड से भी, तीनों साइड से। तो वो मुझे लग रहा है वो तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। वो मुझे लग रहा है ब्लफ कॉल करना जरूरी है। ठीक है। और रवि, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लास्ट में अंतिम प्रश्न होगा मेरा आपसे, कि जो मीडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है, इसको लेके कुछ एडवाइजरी भी जारी किया गया है, तो उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे। जी सर, अभी जैसे आपने, जब से हमारा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है 22 अप्रैल वाली, उसके बाद आपने अपने मीडिया में ही देखा होगा, या सोशल मीडिया का आज का दौर है, आज का दौर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी है, जहाँ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहाँ कई लोग गैर जिम्मेदाराना तौर पे स्ट्रेटेजिक
अफेयर्स एक्सपर्ट्स बन गए हैं, जो टाइम टू टाइम या मिनट टू मिनट डिटेल्स दे रहे हैं कि सेना क्या कर रही है, एयरफोर्स क्या कर रही है, क्या होने जा रहा है। एक टाइप से एक हिस्टीरिया भी देश में पैदा होने वाली चीज़ है कि एक इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है तो सबको जानने की इच्छा है कि हमारी सरकार और भारतीय सेना क्या करने जा रही है। और कुछ लोग इसको मिल करने के लिए हम सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़ चैनलों के थ्रू, कई न्यूज़ चैनल हैं सर जो पाकिस्तानी एंकर्स को या वहाँ के डिफेंस एक्सपर्ट्स को बुला के उनकी राय ले रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। न्यूज़ शोरूम में इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसमें न्यूज़ शोरूम में सर वो बड़े बड़े अटैक के प्लान्स बन रहे हैं, जो एक सर मूर्खतापूर्ण बात है। और भारत ने सर समय के साथ इस चीज़ को सबक इस लिए भी लिया है कि करगिल में इसका खामियाजा हमने भुगता है। करगिल के समय मिनट टू मिनट चीज़ें जा रही थी, उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे। हमारे 26/11 का जब हम लोग ताज में, तो कुछ लोग लाइव रिपोर्टिंग बता रहे थे कि हमारे एनएसजी कमांडो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस कमरे में हम हॉस्टेजेस हैं। तो इसकी वजह से कई मासूम लोगों की जानें गई। एक सब प्रॉपर चेन है, और भारत जैसा मुल्क है सर, इसमें मूर्ख लोगों की कमी है भी नहीं। दोनों तरफ में कुछ मूर्ख होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल मूर्ख जिन्हें कहा जाता है, तथाकथित सर, उसमें हमारे राजनेता भी आते हैं, मैं पत्रकार भी आते हैं, कुछ बुद्धिजीवी सर अल्ट्रा लेवल के होते हैं। उनको सर रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक सिलसिलेवार तरीके से गाइडलाइन जारी करी। उसमें बताया गया है कि हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, क्या बात करना है, क्या नहीं करना है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है सर। भारत इतना वृहद देश है, और आपने देखा होगा कि कई जो भटके हुए नौजवान जिन्हें कहा जाता है, वो अजीब फर्जी बातें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। और अलग अलग राज्यों ने, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। असम की सरकार इस पे अच्छा काम कर रही है कि इससे हिस्टीरिया भी कम हो और गलत संदेश भी ना जाए हमारे पूरे देश में कि क्या होने जा रहा है या क्या नहीं होने जा रहा है। जो भी होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। रवि, शिवम, आप दोनों ने इस बैठकी में भाग लिया, और ये जो घटना हुई है, जो ये नृशंस हत्या जो पहलगाम में हुई है, उसके बारे में आपने बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इंडिया आगे क्या कर सकता है उसके बारे में हम दर्शकों को बताया। आप दोनों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, पहलगाम में पाकिस्तान और उसके पोषित आतंकवादियों द्वारा जो खूनी खेल खेला गया है, उसकी सजा उसे मिल के रहेगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि आतंकवादियों ने और उनके समर्थकों ने जो कुछ भी पहलगाम में किया है, उसकी सजा उनकी कल्पना से भी ज़्यादा होगी। और जो आतंकवादियों की बची खुची जमीन है, उसे भी प्रधानमंत्री ने मिट्टी में मिलाने की बात बोली है, और ये होके रहेगा। पाकिस्तान अगर फिर भी नहीं सुधरा तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम ही मिटा दिया जाए। दोस्तों, देश में इस समय जो आक्रोश व्याप्त है, उस पर मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, और उन चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बात पर विराम लगाना चाहूंगा। अब बात नहीं समर होगा, दिन रात नहीं हर पहर होगा। ऐसा होगा कहर हिंद का इस बार, रावलपिंडी से कराची तक और इस्लामाबाद से लाहौर तक, हर तरफ केवल मौत का मंजर होगा। जय हिंद।